ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस किस तरह से होता है और उनका उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको एक फोटो शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड is the chief greenhouse gas. Other gas such as chlorofluorocarbon, methane, ozone, water vapor, and nitrous oxide are also act as greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसेस में देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रीन हाउस की जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द चीफ ग्रीन हाउस गैस, मतलब सबसे ज्यादा चीफ ग्रीन हाउस गैस की सबसे ज्यादा जो मतलब रहती है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अदर कुछ और गैसेस भी होती हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी भी ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। These gases also prevent infrared radiation escaping from the earth and warming it. ये सभी गैसेस क्या करती हैं? जब आपस में मिलती हैं तो जो उनके रेडिएशंस होते हैं तो क्या करती हैं? अर्थ को गर्म कर देती है। क्या कर देती है? गर्म करने का काम कर देती है। The amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता है एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करती है? एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना शुरू करती है। chiefly because the burning of fossil fuel, coal, oil and natural gases. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती कैसे है? जो भी फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस वगैरह जब हम यूज करते हैं, मतलब इनको जलाते हैं, तब ये गैस जो है इसका जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। अदर गैस कुड डबल द क्लाइमेट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अदर गैसेस जो होती हैं और मतलब जैसे ही क्लाइमेट चेंजिंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है? इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, अर्बनाइजेशन, modernization, increase in number of automobile vehicles and greenhouse gases continuously increase the temperature of the earth. हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में क्या होता है? अर्बनाइजेशन में मतलब शहरीकरण में और मॉडर्नाइजेशन में मतलब जैसे जैसे शहर जो ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं तो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स जो होती है वो ज्यादा होने लगी है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, जिससे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? अर्थ का बढ़ते जा रहा है। These operation increase the amount of greenhouse gases in the atmosphere. These gases create a canopy in the atmosphere and that trap the solar radiation reflected back from the Earth's surface, leading to atmospheric and climate changes. हम सभी जानते हैं कि ये सभी गैसेस जो होती हैं जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो जो सोलर रेडिएशंस क्या करती है? रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है। जब ये अर्थ पर बहुत ज्यादा होने लगती है तो एटमॉस्फेरिक जो होता है क्लाइमेट को क्या होने लगता है? धीरे धीरे ये सब चेंज होने लगती है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाता है। हम आज के समय में गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है, बाकी के जो सीजन होते हैं वो कम होने लगे हैं। तो ये सभी जो ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीजिंग होने की वजह से ये सारे क्लाइमेट में चेंजेस होने लगे हैं। The temperature of the earth mainly depend on the balance of incoming solar radiation and reflecting radiation. In this balance is disturbed, then the temperature of the earth either increase or fall down. मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? सोलर रेडिएशन और रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन करती है। इन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर या तो बढ़ता है या तो घटता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में इसका किस तरह से इफेक्ट हो रहा है? Global warming poses the greatest changes to mankind. Many studies indicate that the surface temperature has increased to about 0.6 degrees Celsius since the late 1800 degree
ग्लोबल वार्मिंग में यदि हम देखें तो ये हमारा एक ग्रेटेस्ट चैलेंज है कि मैंने स्टडीज मतलब बहुत सी स्टडीज में देखा गया कि सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 0.6 डिग्री से कब था 1800 में हमने देखा होगा 18 सेंचुरी के समय. It is hard to predicate and scientific consequences of the future global warming because the atmosphere, land and ocean interact in the complex ways. Sometimes scientists believe an intensified greenhouse effect could shift rainfall pattern, raise the sea level and alter the ecological balance. फ्यूचर में हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो ओशियन लेवल जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और लैंड का जो हिस्सा है, जो जमीन है, वो धीरे धीरे कम होते चली जाएगी और जो रेनफॉल का पैटर्न होता है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होने लग जाएगा और सी लेवल जो है कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा खराब होते रहेगा. Change in climate. The temperature of Earth's surface increased due to global warming. Due to the colder region, the winter will be larger and hotter. A warmer climate is likely make some cities and dangerous hot. हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, जिससे कोल्डर रीजन की जो आइस होती है वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होने लगी है. तो कोल्डर रीजन में जो विंटर होता है वो धीरे धीरे हॉटर में चेंज होते जा रहा है और कुछ जगह की तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते. दूसरा बोला है मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलार रीजन. हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो पोलार रीजन की जो आइस हो रही है वो क्या हो रही है, मेल्ट होते जा रही है. अनदर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज पार्शियल मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑफ द पोल्स. दिस विल cause rise in ocean level and submerges island, coastal region and deltas in the next century of the present trend continues. This rise of sea level would threaten coastal countries and cities. Some 60 islands face deep enrolled by sea. Like the Maldives, Bangladesh may be totally submerged and coastal cities like California, Dhaka, Kolkata, Mumbai, Chennai, Goa, Daman, Mean and similar fates. यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ते चला जाएगा तो समुद्र के आसपास की जो भी सिटीज हैं, तो जैसे जैसे सी लेवल बढ़ते जाएगा समुद्र के आसपास की जो सिटीज हैं वो भी पानी के अंदर धीरे धीरे समाना शुरू कर देगी, यदि इसी तरह से आइस जो पोलार रीजन में आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया. तो इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट में आप देखेंगे कंटिन्यू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट आल्सो. अंडर दिस circumstance only those plants become able to survive which can tolerate high temperature. मतलब फॉरेस्ट में अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो हो रहा है वो अर्थ का क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो इससे जो फॉरेस्ट है वहां पर भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है. अंडर दिस सर्कमस्टेंस ओनली दोज प्लांट बिकम आल्सो टू सर्वाइव व्हिच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. ऐसे हर तरफ ऐसे पेड़ ऐसे नहीं होते हैं जो इतना हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं. उसके बाद बताया हर्बिसियस प्लांट अनेबल टू टॉलरेट दिस इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एंड गेट डिस्ट्रॉय. बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जो गर्मी होती है उसको सहन नहीं कर पाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देयर विल बी इनॉर्मस इंक्रीज इन रेनफॉल बट द प्रॉब्लम ऑफ डेस्टिफिकेशन बाउट एंड सॉइल इरोजन विल फर्दर वर्सन. यहाँ पर लगता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, सॉइल इरोजन होने लगता है, तो ये सभी चीजें क्या होती है, फॉरेस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. उसके बाद बताया जा रहा है मोर फ्लडिंग ड्यूरिंग मानसून. द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल ओशियन. हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रॉपिकल ओशियन में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है. इट लीड इन द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइक्लोनल स्टॉर्म. जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है साइक्लोनल स्टॉर्म्स आने की. It also led in the melting of ice caps of the chance of the flooding during monsoons should be increased. जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जो आइस मेल्ट होने शुरू हो जाती है, आइस कैप से जो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है जिससे बाढ़ जैसी भी नौबत आ जाती है. उसके बाद आपको बताया जाए इफेक्ट ऑन प्लांट साइकोलॉजी. The positive aspect of greenhouse effect will be on plant because carbon dioxide is nature fertilizer. Thus, the plant will grow larger and faster with increased carbon dioxide concentration in the atmosphere.
At first sight, the abnormal rate of photosynthesis might be increased due to which the productivity of C3 plant is increased. This increase may be up to 30 to 100%. It would result in the depletion in the concentration of carbon dioxide in terrestrial ecosystem. यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, जिसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होगी वो इंक्रीज होगी और प्लांट जो होंगे, C3 प्लांट जो होंगे वो जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे. दिस इंक्रीज में भी अप टू मतलब वो लगभग 30 to 100% तक इंक्रीज हो सकते हैं. It would result in the depletion in the concentration of carbon dioxide in terrestrial ecosystem. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन से क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो सकता है. उसके बाद आपको बताया गया है the increase in atmospheric temperature will cause change in atmospheric pressure. It may result very hazardous changes in the climate condition. एटमॉस्फेयर में जिस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते जाएंगे तो उसे hazardous changes, अचानक आने वाली आपदाएं जो है वो हो सकती है. The effects are already apparent throughout the world with reports of a disruption of normal weather pattern with hurricane winds and catastrophic flooding and drought. हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जब भी कोई भी चेंजेस होता है या किसी भी चीज का, या कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस का जैसे ही प्रॉब्लम्स ज्यादा होने लगता है तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर क्या करती है, हमारे इसमें चेंजेस कर देती है. जैसे बहुत तेज हवा का आना, अचानक बाढ़ का आना, भूकंप का आना, सूखा पड़ना, ये सारी चीजें होने लगती हैं. डिसीज सच एज मलेरिया, फाइलेरियल, डेंगू फीवर, कोलेरा एक्सेट्रा. मतलब इनसे बहुत सी बीमारियां जैसे मलेरिया, फाइलेरियल और डेंगू फीवर, कोलेरा, ये सारी बीमारियां हो सकती है. वो ड्राइज dramatically. Warmer temperature allows mosquitoes to extend their range and increase both their biting rate and ability to infect human beings. This disease may also become epidemic. ठीक है, तो मतलब इनसे एपिडेमिक वाली डिजीज भी होना हो सकती है. इसके बाद आपको बताया जा रहा है प्रिवेंटिंग मेजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसके लिए क्या मेजर्स, प्रिवेंटिंग मेजर्स होने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो यहाँ पर बताया गया फर्स्ट, लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन. सबसे ज्यादा आपको ये क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, पेड़ पौधों को लगाना है. द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड बाय द प्लांटेशन. कार्बन डाइऑक्साइड से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक साधन है, क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना, फॉरेस्टेशन करना, जंगलों को बढ़ाना. ट्रीज आर मेन कंज्यूमर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज क्या है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, ट्रीज है. दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है, अपने खुद के खाना बनाने के लिए. Scientists believe that about the forest spreading over 120 million hectares should utilize about 780 million ton atmospheric carbon dioxide every year and the store in the form of organic substance. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 780 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एवरी ईयर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए स्टोर किया जाता है. इट मीन्स दैट if the area of the forest increased considerably, then trees of this forest would absorb maximum part of carbon dioxide released from the industries and main activities.
यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ट्रीज क्या करती है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रीज से निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। दस ग्लोबल वार्मिंग शुड बी कंट्रोल अप द सेम एक्सटेंट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसी वजह से थोड़ा कंट्रोल में होता है। बाय यूजिंग बायोगैस, पीपल ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यूज फायरवुड एंड डंग केक फॉर द कुकिंग ऑफ फूड। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में आज भी मतलब क्या कहते हैं, लकड़ियों को जलाना और डंके को जलाकर खाना बनाने का यूज करते हैं। इट इंजेक्ट लार्जर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। सबसे मतलब ये भी एक कारण है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का। Pollution should be reduced in the dung is used in the production of this biogas and from bioplant. तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमको बायोगैस या बायोगैस प्लांट का यूज करना चाहिए। दिस बायोगैस वुड बी अवेलेबल फॉर कुकिंग एट द फूड एज वेल द लाइटनिंग ऑफ हाउस। मतलब बायोगैस के थ्रू हम खाना भी बना सकते हैं, अपने घरों में बिजली वगैरह जो लाइट है वो भी यूज कर सकते हैं। और बायोगैस प्रेजेंट जो प्रोडक्शन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो बेस्ट क्वालिटी का मैन्योर भी होता है। By using solar energy, the use of solar energy in place of fossil fuel energy is the best measure of controlling global warming, as it does not produce any greenhouse gas. मतलब सोलार एनर्जी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सोलार एनर्जी का यूज करेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल वाला जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करना कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा। इन इंडिया, सोलर एनर्जी प्लांट इज एस्टेब्लिश्ड इन द टेंपल ऑफ साई बाबा एंड शिरडी टू कुक फूड। इंडिया में बताया जा रहा है कि सोलार एनर्जी प्लांट जो है वो स्टेब्लिश किया गया है कहाँ, शिरडी में साई बाबा मंदिर जो है वहां पर, जो खाना बनाने के लिए उस सोलार एनर्जी का यूज करता है। By unplugging film, the soil contain many organic compound which is carbon. मतलब जो सॉइल होता है उसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बन। ऑन कमिंग इन कांटेक्ट टू एयर, जब ये कार्बन एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं। So the check the release of the carbon dioxide from the soil. The plugging of open field should be prohibited and use of biological cropping should be encouraged. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं जो कि केमिकल वाले होते हैं उसको ना यूज करके हमें ऐसा मैन्यूअर यूज करना चाहिए जिनसे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना बन पाए। इस तरह से हमें क्रॉपिंग करनी चाहिए और जो बायोलॉजिकल क्रॉपिंग होती है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। If these measures are implemented, then we will be able to save 2.7 tons of the carbon per hectare of land every year. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आप सभी को ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस चैप्टर के आपके पास क्वेश्चन आंसर वगैरह सब लिखे हुए हैं बेटा? Yes, ma'am. तो आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है उनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए और चैप्टर को समझ में आ गया है, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर है चैप्टर 5 वाटर पॉल्यूशन, उसको कल देखेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? No, ma'am. ओके, चलिए तो हम मीटिंग लीव कर रहे हैं।